हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि 90% शादियों को कैसे टूटने से बचाया जाए। यानी कि अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा आप फोकस करें तो आप 90% तो क्या 100% शादियों को टूटने से बचा सकते हैं, जो कि आज के समाज में ऐसा होता जा रहा है कि बहुत जल्दी शादियां टूटने लगी हैं। तो आइए कुछ फोकस करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर, शायद आप किसी की शादी को टूटने से बचा सकें और उनके घर में खुशहाली ला सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर, कि ज्यादातर लोगों को क्या करना चाहिए कि जब दो जने हैं, उनकी शादी चल रही है, तो उनका जो सेंटर है वो सेंटर होना चाहिए खुशी या हैप्पीनेस, या आप कह सकते हैं कि उसके अंदर परिवार की तरक्की, इसको आपने फोकस करना है। आप दोनों कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे कि केवल आपका फायदा होता हो। आप ये देखिए कि किससे हम दोनों का या हमारे परिवार का फायदा होता है। कभी कभी हम अपने परिवार की तरक्की को, परिवार की खुशी को इग्नोर करके किसी दूसरी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। सेंटर में परिवार की खुशी ना आकर कभी तो इनकम आ जाती है, कभी डिस्टेंस आ जाती है, कभी रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो कभी काम का वर्कलोड आ जाता है। तो आपने ध्यान देना है कि सेंटर में हमेशा अपने परिवार की खुशी रखें पहले, और फिर अपने परिवार की खुशी के बाद आप सोच सकते हैं कि बाकी जो आपसे जुड़े हुए परिवार के लोग हैं उनकी खुशी किस में है। तभी आप टूटते हुए शादियों को बचा सकते हैं। कभी कभी हम अपने परिवार से जुड़े हुए लोगों की खुशी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए अपने परिवार की खुशी को इग्नोर करते हैं। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि परिवार की खुशी को सेकंड ना रखकर पैरेलल रख सकते हैं, कि जिसमें दोनों चीजें खुश रहें, लेकिन इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। इसी तरीके से वंडरवाल रिपल्शन, वंडरवाल रिपल्शन एक साइंस की टर्म है कि जब दो एटम, या जिसे कहना चाहिए कि दो व्यक्ति दूर दूर होते हैं, तो उन दोनों का जो न्यूक्लियस है वो अपनी एक ईगो रखता है, अपना एक वेट रखता है, और उनका जो ऑरा है वो अपनी एक नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी रखता है। तो जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो इसका न्यूक्लियस इसके ऑरा को अट्रैक्ट करता है, इसका न्यूक्लियस इसके ऑरा को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब आप इनको पास पास लाते हो तो इनका यही अट्रैक्शन बढ़ता है। कब तक? जब ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, यहां इनकी स्टेबिलिटी हो जाती है। लेकिन अगर इससे ज्यादा इनको पास लाया जाए, यानी कि ये वाली स्टेज कर दी जाए, तो फिर इन दोनों की जो ईगो है वो क्लैश करती हैं। तो कभी भी जरूरत से ज्यादा क्लोजनेस, जरूरत से ज्यादा किसी में इंटरफेयर करना, यानी कि आप वाइफ को वाइफ का स्पेस नहीं देते, या हस्बैंड को आप हस्बैंड का स्पेस नहीं देते। 24 घंटे आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी वाइफ क्या कर रही है, या आप जानना चाहते हैं कि आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं। आप उनको बिल्कुल स्पेस ऑफिस के लिए, फ्रेंड्स के लिए, या अपने पेरेंट्स के लिए, दोनों में से कोई भी अगर नहीं देता, तो शादी में एक वंडरवाल रिपल्शन आ जाता है, जिसकी वजह से शादियां टूटने लगती हैं। और हमें चाहिए कि हम इस रिपल्शन को ना आने दें, दोनों को एक स्पेस दें, दोनों अपने अपने स्पेस में रहें, साथ में दूसरे की आइडेंटिटी को मेंटेन रखें, तभी वो शादी सक्सेसफुल होती है। इसके अलावा डिस्टेंस, कभी कभी जब हम जरूरत से ज्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं, कि आप 6-6 महीने, साल एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे, या ये आपका फ्रीक्वेंट ऑर्डर हो गया है कि अब आप हमेशा ही 3 महीने बाद या 6 महीने बाद केवल 2-4 दिन के लिए ही मिलते हैं, तो ऐसी शादियों के भी आज की तारीख में टूटने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करके शादी के बाद एक ही स्टेशन पे रहना की कोशिश करें, और नहीं तो कम से कम पास पास रहने की कोशिश करें, कि कम से कम आप वीक में 2-3 बार एक दूसरे से मिल सकें। तो इससे भी, जब आप देखो यहाँ पे जरूरत से ज्यादा डिस्टेंस कर दोगे तो इनका जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे पास पास करते हो तो रिपल्शन आता है, इसको हम वंडरवाल रिपल्शन बोलते हैं। लेकिन जब आप इनको जरूरत से ज्यादा दूर कर देते हो तो वंडरवाल अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से मैरिज ब्रेक हो जाती है। इसी तरीके से परफेक्शन,
हम अपने अपने पार्टनर में परफेक्शन ढूंढना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे सपनों का राजकुमार है या राजकुमारी है बिल्कुल वैसी ही मिले। ऐसा नहीं है, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की आज तक परफेक्ट नहीं है। तो आप सामने वाले की जो प्लस है उनको तो एक्सेप्ट करते ही हैं, साथ में उसके माइनस को भी जानबूझकर एक्सेप्ट करिए। सपोज मेरे हाथ में अगर 5 की जगह 6 फिंगर होती तो मैं क्या करती? क्या मैं अपने हाथ में से उस 6th फिंगर को हटा देती? नहीं। तो इसी तरीके से मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती कि भाई ठीक है, सबकी 5 होती है, मेरी 6 है या फिर मेरी 4 है। इसी तरीके से आपका जो पार्टनर है उसमें कुछ अच्छाई है तो आप उनको अच्छाइयों को एक्सेप्ट करो, उसकी बुराइयों के साथ। जो उसमें फ्लॉज हैं, जो उसमें माइनस है, उसको भी एक्सेप्ट करो और कोशिश करके अगर आप प्यार से रेक्टिफाई कर सकते हैं तो उसको रेक्टिफाई करो। और ये जो फ्लॉज है कभी कभी आपके पार्टनर में नहीं होते, उनसे जुड़ी हुई फैमिलीज में होते हैं। तो उनकी फैमिलीज को भी आपने क्या करना है? एज इट इज एक्सेप्ट करना है। क्योंकि बहुत सारे घरों में ये देखा गया है कि फर्स्ट जनरेशन तो पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन ये जो अब जनरेशन आई है ये पढ़ लिख गई। तो उनके पेरेंट्स क्या रहते हैं? बिल्कुल उसी तरीके से रहते हैं, वो बिल्कुल सिंपल सोबर तरीके से रहते हैं, या उन्हें आज की वो समझ नहीं होती। तो उनकी फैमिली मेंबर्स को एज इट इज एक्सेप्ट करिए। तीसरी चीज, इसके बाद नेक्स्ट है रिलेटिव्स। कभी कभी लेन देन में क्या होता है कि हम लेन देन का जो प्रोसेस होता है वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब होता है तो हम क्या करते हैं? अपने बच्चे के लिए, अपने दामाद के लिए, अपनी बेटी के लिए या अपनी बहू के लिए तो हम अच्छी चीज का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन जो लेने देने वाली चीज होती है रिश्तेदारों में, उसको हम थोड़ा सा सेकेंडरी पे ले आते हैं। और ये एक ऑब्वियस रीजन भी है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि उसको बहुत ही ज्यादा सेकेंडरी से भी नीचे ले जाते हैं। तो आपके जो रिश्तेदार हैं वो उस चीज की मन में गांठ बना के बैठ जाते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके ब्रदर सिस्टर है, कि इन्होंने शादी में हमें ऐसा अच्छा नहीं दिया, दोनों ही तरफ से, कि उनका ये ड्यू था लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और अब वो कह तो सकते नहीं क्योंकि वो रिफाइंड है कि भाई आपने हमें ये चीज कम या हल्की दी, लेकिन वो इसकी खुंदक आपके पार्टनर पे निकालते हैं कि इसको ये नहीं आता, या आपके हस्बैंड में ये कमी है, आपके वाइफ में ये कमी है, और आपके दिमाग को स्पॉइल कर देते हैं, आपके ब्रेन में बिल्कुल कचरा भर देते हैं। तो आप ऐसी बातों पे ना जाएं, क्योंकि आप ये समझिए कि जो रिलेटिव्स हैं वो हो सकता है किसी और कारण से आपके दिमाग में आपके पार्टनर के लिए नेगेटिव भर रहे हैं। तो आप इस तरह की फीलिंग से हमेशा दूर रखें अपने आप को। साथ में है एक्सपेक्टेशन। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला अभी 10,000 की या 10 लाख का पैकेज दे रहा है, तो हम क्या कर चाहते हैं कि वो दूसरे की तरह 25 का ले, या सामने की किसी की वाइफ जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, हम सोचते हैं कि हमारी वाइफ भी ऐसा ही खाना बनाए, ऐसा ही घर रखे। नहीं, आप उससे उतना ही एक्सपेक्ट करो जितना उसमें पोटेंशियल है या उसका कैलिबर है, या आपने अपने हिसाब से अपना जो पार्टनर चुना है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो। तो मैं कहूंगी एक्सपेक्टेशन के साथ साथ एक्सेप्टेंस रखो। आप वो जैसा भी है, जैसा भी काम करता है, जितना भी कमाता है, आप उसको प्यार से तो मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को अगर एज इट इज एक्सेप्ट करके फिर प्यार से मॉडिफाई करेंगे तो होगा। लेकिन अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशन अपनी पाल लेंगे तो हमेशा ये आपके दुख का कारण बनेगा, और वही दुख आपकी शादी के टूटने का कारण बनेगा। तो आई होप कि आपको मेरे कहने का टारगेट समझ में आ गया होगा, और अब आप आज से ही सोचेंगे कि ना सिर्फ अपने घर में अपनी खुशियों को सेंटर पे रखना है, बल्कि अगर आपके आसपास कोई इस तरह की गलती कर रहा है तो आपने उसको भी समझाना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।